आपने गीजा के विश्व प्रसिद्ध पिरामिडों के बारे में तो सुना ही होगा। उनकी रहस्यमय बनावट के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं आपको आज जो पिरामिड बताने वाला हूँ वो गीजा के पिरामिड से कहीं ज्यादा रहस्य समेटे हुए है। और इनकी खास बात यह है कि यह जमीन पर नहीं, पानी की सतह के नीचे पाए गए हैं, जो कि इन्हें और ज्यादा रहस्यमय बनाता है। आपने स्टोनहेंज के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे स्टोनहेंज की कल्पना की है जो कि जमीन पर नहीं, पानी की सतह के नीचे हो? जी हाँ फ्रेंड्स, पानी की सतह के नीचे। और क्या आप लोग एक असली एलियन स्पेसशिप को एक्सप्लोर करना पसंद करोगे? जी हाँ फ्रेंड्स, एक असली यूएफओ जो कि जमीन पर नहीं, पानी की सतह के नीचे पाया गया है। सो फ्रेंड्स, रेडी हो जाइए अमेज होने के लिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी अंडर वाटर डिस्कवरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और इन डिस्कवरीज का साइंटिस्टों के पास भी कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आज मैं आपको जिन डिस्कवरीज से रूबरू कराने वाला हूँ उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सो लेट्स किक ऑफ, बिकॉज जानेगा इंडिया तभी तो मानेगा। नंबर 5, अंडर वाटर स्टोनहेंज। आपने स्टोनहेंज के बारे में तो सुना ही होगा। यह रहस्यमय विशाल का स्ट्रक्चर अपने आप में ही कई रहस्य समेटे हुए हैं और इनके अस्तित्व पे भी बहुत से सवाल खड़े किए जा सकते हैं, जिन सवालों का वैज्ञानिकों के पास भी कोई उत्तर नहीं होता। लेकिन क्या आप इस स्टोनहेंज से हटकर किसी ऐसे स्टोनहेंज की कल्पना करने में सक्षम हो जो कि जमीन पर नहीं, पानी की सतह के नीचे हो? कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर मिला जब मिशिगन झील में पुरातत्वविदों द्वारा कुछ शिप्स के मलबे तलाशे जा रहे थे। खोज के दौरान उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो कि शिप्स के मलबे से बिल्कुल ही हटके, बिल्कुल ही अलग था। इस यूनिक सी चीज ने पुरातत्वविदों का आकर्षण ग्रहण किया और इसी कारण से उन्होंने इस जगह पर रिसर्च करने की सोची और फिर उन्होंने इस जगह पर स्कैनिंग का काम शुरू किया। उनके शिप्स में लगे सोनार स्कैनर से जब इस जगह की स्कैनिंग की गई तो जो नतीजे निकलकर सामने आए वो होश उड़ा देने वाले थे। सोनार उपकरणों से जो तस्वीर निकलकर सामने आई वह बिल्कुल ही स्टोनहेंज जैसी लग रही थी। इस स्ट्रक्चर को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह एक मिनी स्टोनहेंज है। और फिर सोनार उपकरणों से यह पता चला कि यह स्ट्रक्चर तकरीबन पानी की सतह से 40 फीट की गहराई में है और इस ढांचे की लंबाई तकरीबन 5 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। फिर लैब में इसकी टेस्टिंग की गई तो यह पता चला कि यह ढांचा तकरीबन 10,000 साल पुराना है। लेकिन इस पर भी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कुछ और नहीं, प्राकृतिक घटनाओं का नतीजा हो सकता है। लेकिन क्या इस प्रकार का शार्प और बिल्कुल स्टोनहेंज जैसा ढांचा प्राकृतिक घटनाओं द्वारा बनना मुमकिन है? यह अब भी विवादों का विषय बना हुआ है कि यह किसी प्राकृतिक घटना का नतीजा है या फिर हमसे पहले धरती पर रहने वाली किसी सभ्यता के अवशेष। लेकिन इन दोनों बातों में से किसी बात को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नंबर 4, यूनागिनी मॉन्यूमेंट। इस स्मारक को योटा आइलैंड के पास खोजा गया था, जो कि पैसिफिक ओशियन में जापान के क्षेत्र में आने वाला एक आइलैंड है। हैमरहेड शार्क की अपनी बड़ी आबादी के कारण सर्दियों के महीनों के दौरान यूनागिनी समुद्र एक लोकप्रिय ड्राइविंग स्थान बन जाता है। 1987 में शार्क को देखने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश करते हुए यूनागिनी टूरिज्म एसोसिएशन के एक निर्देशक किहाचिरो आराटाकी इस आइलैंड पर आए और जब शार्क को देखने के लिए वे गोते लगा रहे थे उस दौरान उन्होंने वास्तुशिल्प संरचनाओं जैसी कुछ विलक्षण समुच्चय संरचनाओं को देखा। फिर यह बात उन्होंने वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को बताई। उसके कुछ समय बाद जापान के रैक्यूस विश्वविद्यालय के मासिकी कुमार द्वारा निर्देशित वैज्ञानिकों के एक समूह ने संरचना का दौरा किया। इस खोज के बाद से ही तेज धाराओं के बावजूद यह स्थान गोताखोरों के लिए अपेक्षाकृत लोकप्रिय आकर्षण बन गया है। 1997 में जापान के उद्योगपति यासुओ वतानाबे ने लेखक जॉन एंथोनिया बेट्स और ग्राहम हॉनकर्क, फोटोग्राफर संस्था फेया, भूवैज्ञानिक रॉबर्ट सुक, कुछ गोताखोर और प्रशिक्षकों के साथ चैनल 4 और डिस्कवरी चैनल के लिए फिल्म शूटिंग का एक अनौपचारिक अभियान प्रायोजित किया। इस स्मारक के आसपास एक अजीब प्रकार के रेतीले पत्थर पाए जाते हैं
जिनके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पत्थर तकरीबन 20 मिलियन साल पुराने हो सकते हैं। यह स्मारक तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट के हिस्से में फैला हुआ है। एक नजर देखने से यह किसी विशालकाय महल से कम नहीं लगता। समुद्र में घटित हो रही कई घटनाओं की वजह से यह स्मारक पूरी तरीके से खंडर बन चुकी है। इस विशालकाय स्मारक के ग्रुप में से एक पिरामिड भी है। यह पिरामिड एकदम गीजा के पिरामिड जैसा ही है। इस पिरामिड और गीजा के पिरामिड में बहुत सी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं और इसी बात ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा रखे हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि यह विशालकाय स्मारक नेचर में घटित हो रही कुछ घटनाओं की वजह से बना है, लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या इतना विशालकाय स्ट्रक्चर किसी प्राकृतिक घटना द्वारा बनाया जा सकता है या फिर यह किसी मानव सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं। इन दोनों बातों में से किसी बात को साबित करने के लिए ठोस सबूत ना होने के कारण हम इन दोनों बातों में से किसी बात पर पूरी तरीके से यकीन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों कुछ पुरातत्वविदों द्वारा यह बताया जाता है कि यह किसी पैसिफिक ओशियन में बसने वाली एडवांस सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं जो किसी कारणवश समुद्र में डूब गए और विलुप्त हो गए। बट इस बात को भी साबित करने के लिए उतना ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं है कि इसे हम लोग सच मान ले। बट फ्रेंड्स, आप अपनी राय कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, यह किसी एडवांस सभ्यता के अवशेष है या फिर मदर नेचर की क्रिएशन। नंबर 3, मिनामी रोड्स। आपने बहुत से मॉडर्न और एडवांस सड़कें देखी होंगी जिनकी बहुत सी अलग अलग विशेषताएं होती है और आपने कई खंडर हो चुकी सड़कें भी देखी होंगी जो कि बहुत ही उबड़ खाबड़ और गड्ढे वाली होती है। लेकिन क्या आपने कभी समुद्र में सड़क की कल्पना की है? कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर पाया गया जब 2 सितंबर 1968 में गोताखोर जोसेफ नेल्सन वैलेंटाइन, जैक्विस मेयोल एंड रॉबर्ट एनग्यो उत्तरी मिनामी द्वीप के उत्तरी पश्चिमी तट पर बहामास में गोते लगा रहे थे। जब ये लोग गोते लगाते तकरीबन 5 मीटर की गहराई में गए तो तब उस गहराई में उन्होंने नीचे एक फुटपाथ लाइक स्ट्रक्चर देखा। यह स्ट्रक्चर एक नज़र में देखने से फुटपाथ जैसा ही जान पड़ रहा था और फिर उन्होंने यह बात को सबको बताया और फिर कुछ समय बाद कुछ रिसर्चर्स की टीम इस जगह पर आई और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को देखा और उन्होंने पाया कि यह फुटपाथ से हटकर किसी सड़क जैसा जान पड़ता है जो तकरीबन 850 मीटर लंबा था और इसके दोनों तरफ एक छोटी छोटी सड़कें भी थी जो कि इससे कई गुना कम चौड़ी थी और यह ज्यादा लंबी भी नहीं थी। मेन सड़क विशेषकर आयताकार और लंब चौरस पत्थरों से बनी थी। इन पत्थरों को बेहद सार्थक तरीके से काटा गया है और माप लेने पर यह पता चला कि यह पत्थर एकदम 90 डिग्री के एंगल पर कटे हुए हैं जो कि बेहद आश्चर्य की बात है। यह पत्थर लाइमस्टोन के बने हुए थे और यह लाइमस्टोन एक स्पेशल टाइप के कार्बोनेटेड सीमेंट से बने हुए हैं। एक नज़र में इन पत्थरों को देखकर मान लिया गया था कि यह एक कंटिन्यूस पत्थर है जो कि तकरीबन 800 मीटर बड़ा है, लेकिन फिर यह पता चला कि यह पत्थरों की श्रृंखला है जो कि इस तरीके से जमाई गई है जो कि एकदम लंबे पत्थर जैसा जान पड़े। इन पत्थरों के श्रृंखलाओं ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा रखे हैं। कुछ कार्बोनेट डेटिंग और कुछ रिसर्च से यह पता चला कि यह पत्थर एब्सोल्युटली नेचर द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन क्या इतना सारा पत्थर बनाया जा सकता है, वह भी इस तरीके से कटा हुआ जो कि एकदम 90 डिग्री के एंगल पर हो और इसे इस तरीके से अरेंज किया गया हो जो कि एकदम कंटिन्यूस पत्थर जैसा लगे? कमेंट कर जरूर बताएं। इस रिसर्च की पुष्टि तो पूरी तरीके से नहीं की जा सकती, लेकिन इसे झुठलाने में भी सबूतों की कमी है। नंबर 2, बेल्टिक सी एनोमली। क्या आपने कभी एक असली अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ देखा है? क्या आपने कभी एक असली परग्रही शिप को रियल में देखा है, एकदम करीब से? हाँ, शायद आपने पहले उनकी उड़ती हुई इमेजेस देखी होंगी, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वह इमेजेस एकदम सच हो। लेकिन आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में एलियंस हमारी धरती पर आते हैं। यह बातें फ्रिक्शन और हवा जैसी लग रही हो, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए कुछ इसी प्रकार का ढांचा मिला। सन 2011 में जब ओशियन एक्स नामक गोताखोरों की टीम बाल्टिक सागर में चक्कर लगा रही थी और किसी चीज की खोज कर रही थी, खोज के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देख शिप में मौजूद
पूरी टीम दंग रह गई। दरअसल उनके शिप में लगे सोनार उपकरणों में एक ऐसी विशालकाय चीज की तस्वीर देखी गई जो अपनी बनावट और आकार के आधार पर असामान्य थी। इसका डायमीटर तकरीबन 60 मीटर और आकार अंडाकार था। इसकी लंबाई तकरीबन 8 मीटर आंकी गई। यह ढांचा तकरीबन समुद्र की सतह से 90 मीटर नीचे मौजूद यह अजीब सी आकृति हॉलीवुड फिल्म में दिखाए जाने वाले स्पेसशिप की तरह ही नजर आ रही थी और गोताखोरों ने इस स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट लेते हुए इस ढांचे के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए उन्होंने समुद्र के नीचे जाने का फैसला किया। लेकिन फिर उन्होंने यह फैसला कैंसिल कर दिया, वह इस वजह से क्योंकि उनके सोनार में इस ढांचे की पहली झलक आते ही उनके शिप के सभी इलेक्ट्रिक उपकरण काम करना बंद करने लगे और इसी चीज को देख जहाज में मौजूद पूरी टीम डर गई और उन्होंने वहां से वापस जाने का फैसला किया। गोताखोरों के अनुरोध करने के बाद रिसर्चर की टीम इस जगह पर आई और किसी प्रकार से इस ढांचे के नमूने लिए। फिर लैब में रिसर्च के बाद जो नतीजे सामने आए उसे देख सब आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल यह जिन चीजों से बना हुआ था वह चीजें पृथ्वी पर पाई ही नहीं जाती और इन चीजों को पृथ्वी पर बनाना ही इम्पॉसिबल है। यह ढांचा लिमोनाइट और ग्रेफाइट से बना हुआ था जो कि पृथ्वी पर बनाना और मिलना नामुमकिन है। यह ढांचा कुछ अजीब प्रकार के रूप में बना हुआ है जो कि पृथ्वी के किसी चीज से मैच नहीं खाता। हालांकि कुछ लोग का यह मानना है कि यह शायद विश्व युद्ध 2 का लड़ाकू विमान हो जो कि दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर गया हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि यह किसी लड़ाकू विमान का मलबा हो, क्योंकि इसकी बनावट किसी लड़ाकू विमान जैसी बिल्कुल ही नहीं जान पड़ती। और यदि यह किसी लड़ाकू विमान का मलबा होता तो यह उस धातु से कैसे बनाया जा सकता था जो कि पृथ्वी पर पाई या बनाई नहीं जा सकती। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह, इसके 100 या 200 मीटर के दायरे में जाने पर इलेक्ट्रिक उपकरण क्यों काम करना बंद कर देते हैं। यह ढांचा सच में वैज्ञानिकों को भी यह सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या सच में परग्रही जीवों का बेस हमारे धरती के समुद्र में है और क्या वे हम पर हर वक्त नजर रखे हुए हैं। इस बात को सिरे से खारिज कर देना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इस बात को खारिज करने के लिए भी सबूतों का अभाव है। बाकी आपको क्या लगता है कि यह किसी स्पेसशिप के अवशेष है या फिर मदर नेचर की क्रिएशन? कमेंट कर बताएं। फ्रेंड्स, आप लोग अभी तक वीडियो देखते आ रहे हो, सो मुझे लगता है कि आप लोग सच में इस वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हो। बट फ्रेंड्स, नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। क्योंकि यह इतना रहस्यमय और इतना नंबर 1, एंटिटा थ्योरम मैकेनिज्म। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर तो आप शायद एबेकस का नाम बताओगे, लेकिन फ्रेंड्स यह इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो चुकी है। अब दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर एंटिटा थ्योरम मैकेनिज्म। जी हाँ फ्रेंड्स, ये तकरीबन 2000 साल पुराना एक एनालॉग कंप्यूटर है। इसे 1901 में एंटिटा थ्योरम द्वीप पर पूरी तरीके से नष्ट हो चुके जहाज से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पाया गया था। यह एंटिटा थ्योरम द्वीप के पास पाया गया था, इसी वजह से इसका नाम एंटिटा थ्योरम मैकेनिज्म पड़ा। और इसके मिलने के बाद से वैज्ञानिक इस चीज को डिकोड करने में लग गए, इसकी जानकारी जुटाने में लग गए। बहुत लंबे अरसे के रिसर्च और अध्ययन के बाद इस कंप्यूटर को डिकोड कर लिया गया। यह बात जितनी सुनने में आसान लगती है उतनी आसान नहीं थी। तकरीबन 100 सालों की रिसर्च में तो कुछ पता नहीं चला। उसके बाद 10 साल के बाद फिर से रिसर्च शुरू की गई। उसमें इस चीज का पता लगा कि यह एनालॉग कंप्यूटर था जो कि 2000 साल पुराना था, लेकिन इसे डिकोड करना बहुत मुश्किल था। इसे डिकोड करने के लिए एक ऐसे एक्सरे मशीन की जरूरत थी जो कि और यह एक खास प्रकार की एक्सरे मशीन सिर्फ इंग्लैंड में थी। और हमारा एंटिटा थ्योरम मैकेनिज्म ग्रीक के एक शहर एथोस शहर में था। तो एथोस से इस एंटिटा थ्योरम मैकेनिज्म को उधर ले जाना बहुत ही रिस्क भरा था और इसी वजह से इंग्लैंड से खास स्कैनर को इस जगह पर मंगाया गया और इसकी स्कैनिंग करने पर यह पता चला कि यह तकरीबन 2000 साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर था। यह जिस तरीके से डिजाइन किया गया था वह बहुत ही एडवांस थी। इसके हर एक गियर में इतने
अच्छे तरीके से बनाया गया था, जो कि एकदम सटीक अंदाजा लगाते थे। सोलर और मूनर एक्लिप्स से लेकर हमारे सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट की रोटेशन और टाइम तक का यह सटीकता से पता लगा सकते थे। उस समय पर भी इस यंत्र को बनाने वाले के दिमाग में यह था कि मून अगर धरती के पास आएगा तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी और दूर जाने पे उसकी स्पीड धीरे हो जाती है। उस चीज का भी इस यंत्र में सटीकता से पता लगाया जा सकता था। इतनी एडवांस चीज बनाई गई थी यूनान में, जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है। यह चीज अपने काल से कई गुना आगे है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है, थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।